जैसे कि हम आपको पता है कि हम क्लास 12 में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और पिछले टर्न पर जो है वो हमने मोल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज हम पीपीएम और पीपीबी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पीपीएम की तो जैसे कि देखिए पीपीएम आसान चीज़ है। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि किसी भी 10 लाख के पार्टिकल में कितने पार्टिकल सॉल्यूट के होंगे, यही पीपीएम बताता है। जैसे कि सपोज करिए कि हमारे पास एक क्या है, जग है, और जग में सपोज करिए कि वाटर के 10⁶ H2O के मॉलिक्यूल है। अब सपोज करिए हमने उस वाटर में कुछ डाल दिया, बी कुछ भी डाल दिया, XYZ कुछ भी डाल दिया, और सपोज करिए उसके पार्टिकल X हैं, X ग्राम है कह लीजिए, U कह लीजिए। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि इस B का या जो इसमें डाला गया है, बताइए पीपीएम, मुझे बताइए कि नंबर ऑफ पीपीएम कितना है। नंबर ऑफ पीपीएम मतलब कि पर 10 लाख H2O के मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स बी के होंगे या कितने पार्टिकल सॉल्यूट के होंगे, यानी कि पर 10 लाख सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के हैं, यही पीपीएम बताता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इंटू 10⁶। अगर आप केवल इतना देखें तो ये आपको वेट बाय वेट की तरह दिख रहा होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶। अब देखिए वेट बाय वेट में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, लेकिन मिलियन में कितना होगा, 10⁶। एक चीज और याद कर लीजिए, मिलियन में 10⁶ होता है, बिलियन में 10⁹ होता है, और ट्रिलियन में 10⁻12 होता है। ये याद कर लीजिए, क्या होता है, मिलियन में 10⁶, बिलियन में 10⁹ और ट्रिलियन में 10⁻12। यानी कि अगर पीपीएम निकालना है तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपसे कोई बोले कि बताइए 100 ग्राम वाटर में अगर हमने 8.4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम O2 को अगर डिसॉल्व कर दिया हो तो बताइए कि नंबर ऑफ पीपीएम ऑफ O2 कितना होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 100 ग्राम H2O में 8.84 इंटू 10⁻⁴ ग्राम O2 को हमने डिसॉल्व किया है तो बताइए O2 के नंबर ऑफ पीपीएम कितना है या O2 का कंसंट्रेशन कितना है। देखिए अब फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, ये क्या है, सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने इसके पहले बताया था कि जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया है। क्या दिया है, 100 ग्राम ऑफ H2O। तो एक चीज ध्यान वाली बात है कि अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये था कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यानी कि तो यहां पर हम अगर मान लीजिए 100 में मैं इसको ऐड कर भी दूं तो भी 100 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ये कम है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, जो सॉल्वेंट है उसी को लिख देंगे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 8 पीपीएम, यानी कि पर 10 लाख H2O के मॉलिक्यूल में केवल 8 पीपीएम ही ऑक्सीजन है। यही रीजन था कि इसको हम आपस में ऐड नहीं किए, बहुत डिफरेंस है, इतना कम है कि अगर 100 में ऐड कर भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क 100 को नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो कितना आया है, यहाँ पे 8 पीपीएम आया है। तो यही क्या है, आपका पीपीएम कॉन्सेप्ट है। अब सपोज करिए कि अगर यहां पर पीपीबी हो जाता, क्या हो जाता, पीपीबी, तो यहां क्या कर देते हैं हम 10⁹। यहीं पे अगर पीपीटी हो जाता, पार्ट्स पर ट्रिलियन हो जाता, तो क्या हो जाता 10⁻12। तो यही आपका क्या है, पीपीएम और पीपीबी। है छोटा सा टॉपिक था, इससे अब बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें, और डिटेल में है भी नहीं, बस इतनी है। पीपीबी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। चलिए अब आते हैं बच्चों मेन आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे, जो अब स्टार्ट होता है वो है मोलैरिटी। बहुत हलवा टॉपिक है और बच्चे फालतू में इसको लेके डरे रहते हैं।
आइए देखते हैं मोलैरिटी क्या है। देखिए मोलैरिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ। अब बताइए 1 लीटर ऑफ क्या होगा? बताइए यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, मैं पढ़ा दूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि चलिए ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मोलैरिटी क्या कहता है? मोलैरिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए मोल्स से आप लोग परिचित हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट से परिचित हैं, जो कम संख्या में होता है। सॉल्यूशन से परिचित हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम बनाते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसका वो क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? मोल्स, और नीचे क्या आएगा? लीटर। तो इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर। यहां तक कोई दिक्कत? और इसको किसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। इसका यूनिट कितना क्या होता है? मोल्स पर लीटर। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सपोज करिए कि आपने किसी ने कहा कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, किसी ने कहा कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी घुला हुआ है, मोलैरिटी ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन इज 2 मोलर, 2m। 2m का मतलब 2 मोलर। क्या बोलते हैं? 2 मोलर बोलते हैं, 3 मोलर बोलते हैं, 1 मोलर बोलते हैं, ये बोलने का तरीका है। तो किसी ने बोला कि मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 2 मोलर। इसका मतलब हुआ कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करिए, या अगर मैं बोलूं कि मोलैरिटी ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया कि 2 मोल्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हो गया इसका? 2 मोल्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी ने बोला कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज 3 मोलर। इसका मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हो गया? 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लगा के दिखाता हूं यहां पे। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप चलेंगे बच्चों, देख पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml of solution। चलिए एक क्वेश्चन है, 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml of solution। बताना है आपको इसकी मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको n से डिनोट करते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या आप 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किताबों में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ यही आप लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिखिएगा आप। तो देखिए यहाँ n है, और देखिए तो n है और अपॉन क्या होगा? l होगा। n कितना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? 40 ग्राम NaOH का क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 40 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 23 + 16 + 1 40। कितना हो गया? 1। यानी कि इसका मोल्स कितना है? 1 अपॉन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है लीटर में? यानी कि यहाँ पे कितना दिया है? 250 ml दिया है, यानी कि आपको इसको लीटर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लीजिए, 250 अपॉन 1000, ये ऊपर जाएगा 1000 अपॉन 250, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 4। क्लियर हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि इस यानी कि 4
पार्टिकल्स या 4 मोल्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 मोल्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यानी कि इसका आंसर कितना आया, 4 मोलर। यानी कि क्या मतलब हुआ, 4 मोल्स ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आपका अगला टॉपिक आता है बच्चों, हाँ मोलैरिटी हो गया। चलिए हाँ बच्चों, कुछ चीज़ें इसमें और मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा। जैसे देखिए किताबों में आप में एक चीज़ लिख रहता होगा, जैसे कि बाईमोलर सॉल्यूशन। आपको जो किताबों में लिखा था बाईमोलर लिख के आता होगा, सेमी मोलर लिख के आता होगा, डेसीमोलर लिख के आता होगा, ऐसे आपकी किताबों में लिखा होगा। आपके क्या लिखा होगा, बाईमोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन, और भी आया है आप में सेंटीमोलर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। अब देखेंगे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलर सॉल्यूशन से। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझेंगे। मोलर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ, जैसे क्या मतलब हुआ इसका, 1m, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बाईमोलर का मतलब क्या हो गया, 2m, यानी 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेमी मोलर का मतलब क्या हो गया, m/2। m/2 का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी ऑफ m/2, यानी कि आप इसको अब ये तो नहीं कह सकते आधा सॉल्यूट घुला हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब इसकी मोलरिटी क्या है, m/2 है। यानी m/2 मतलब ये हो गया कि 1 लीटर में 1/2 सॉल्यूट घुला। तो 1/2 सॉल्यूट तो होता नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 लीटर में 1 मोल घुला हुआ है, ये आप कह सकते हैं। तो मतलब सॉल्यूशन हैविंग अ मोलरिटी ऑफ m/2। डेसी का मतलब क्या हो गया, m/10, और सेंटी कितना हो गया, m/100। क्लियर है? मतलब डेसी का मतलब सॉल्यूशन हैविंग अ मोलरिटी ऑफ m/10, सेंटी का मतलब सॉल्यूशन हैविंग अ मोलरिटी ऑफ m/100। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 100 लीटर में 1 मोल घुला हुआ है, ऐसे आप कह सकते हैं इसको। चलिए यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अब और क्या पढ़ना है आपको आगे, ये चीज हो गया। हाँ बच्चों, अब हम एक टॉपिक और आता है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अगला टॉपिक क्या है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या मतलब हुआ है, सब समझेंगे। मतलब सपोज करिए कि आपके पास कोई एक जार है जिसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। अब आपने क्या किया कि इसमें वाटर ऐड किया। आपने क्या ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद आपने पाया कि इसकी मोलरिटी क्या हो गई, m2, और वॉल्यूम क्या हो गया, v2। साइड सी बात है कि दोनों चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, समझिए। हम क्या थे, हमारे पास कोई एक कंटेनर था जिसमें एक v1 वॉल्यूम में क्या था, सॉल्यूशन था, उसमें मोलरिटी m1 थी। अब उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए अगर इसमें आप पानी डाल रहे हैं, जब इसमें आप पानी डालेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें पानी डालने का मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसकी मोलरिटी भी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब जब वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है तो मतलब मोलरिटी भी चेंज हो रही है। कैसे, अब ये भी समझिए। सपोज करिए कि यहाँ पर मान के चलिए कि मोलरिटी मान लीजिए 1m रहा हो, सपोज करिए। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यानी कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, चेंज होनी है। और चेंज क्या होनी है, घटनी है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि
फिर से देखते हैं बच्चों, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। हमने क्या किया कि कंटेनर लिया जिसका मोलैरिटी m1 था और वॉल्यूम v1 था, उसमें हमने पानी ऐड किया। जब पानी ऐड किया तो स्वाभाविक सी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ के क्या हुआ कि उसका मोलैरिटी m2 हुआ, तो वॉल्यूम तो v2 होना है। ये तो समझ में आ रहा होगा, पानी डालना है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो v2 होना है। m2 क्यों चेंज हो रहा है, क्यों? अगर सपोज करिए कि यहाँ पर v1 में v1 वॉल्यूम है, मान के सपोज करिए कि अगर 3 मोल्स होंगे, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इस कंटेनर में मान के चलिए कि सल्यूट के 4 मोल्स हैं। कितने हैं? 4 मोल्स हैं। और वॉल्यूम कितना है इसका? 1 लीटर। सपोज करें कितना है? 1 लीटर। अब आपने 1 लीटर पानी डाल दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। लेकिन जो सल्यूट है वो तो 4 ही मोल रहेगा, सल्यूट तो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि पानी डाल रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ क्या था, 4 मोल पर लीटर था, और यहाँ पे क्या है? 4 मोल पर 2 लीटर है। अब बताइए, अगर यहां से अब यानी कि यहाँ पे कितना मोल हो गया? यहाँ पर हो गया 2 मोल। मैं बस यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि अगर इसमें पानी आप डालेंगे तो अगर इसका, चूंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, सॉल्यूट आप डाल ही रहे हैं, केवल सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो जब पानी ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी जो मोलैरिटी जो होगी वो घटेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा केस देखने को मिलता है तो आप उसमें बेझिझक कह सकते हैं m2 इज लेस देन m1। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। m2 इज लेस देन m1 क्यों? मैंने समझा दिया है। पानी डालेंगे तो सॉल्वेंट बढ़ेगा तो पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट जो सल्यूट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, घट जाएगा, और m2 हमेशा क्या होगा? m1 से लेस होगा। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं पूछूं क्या मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, तो सपोज करिए कि इसमें जो सॉल्वेंट के जो सल्यूट थे, सल्यूट के जो मोल्स थे वो n थे। क्या थे? हमने माना कि इसमें जो सल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे? n थे। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन v1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं पूछूं m2 क्या होता है, तो m2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो भाई बढ़ घट नहीं रहा, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो n तो वही रहेगा। लेकिन हाँ, m1 v1 और m2 v2 चेंज हो रहा है। तो यहां मैं देखूं तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 v1 इज इक्वल टू n, और यहाँ n इज इक्वल टू m2 v2। यानी कि आप कह सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। आपकी किताब में ऐसे करके देख के लिखा होगा, तो अब आप हमको सकता समझ सके हैं कहाँ से ये चीज आई है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्या है। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ये तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन हो गया। अगला टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या है? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब देखेंगे बच्चों, सपोज करिए कि आपके पास एक जार है, ये क्या है? m1 v1, ये क्या है? m2 v2। सपोज करिए अब आपने क्या किया कि आपके पास एक जार था, वही जो पिछली कहानी है वही कहानी है। आपने क्या था, एक जार था, आपने क्या किया कि पहले आपके पास एक जार रहा होगा, उसमें आपने कुछ पानी मिलाया तब पास, तो ये दोनों असल में एक ही जार है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या हुआ है। तो सपोज करिए आपके पास एक जार ये था, एक जार ये था, दोनों ने मिला दिया। या यूं कह सकते हैं कि आपके पास एक ये जार रहा होगा और इसमें आपने क्या कर दिया? पानी डाल दिया। अब देखिए, अब या फिर ऐसे ले लीजिए इसको कि आपके पास एक जार था जिसमें मोलैरिटी जिसकी m1 थी और वॉल्यूम क्या था? v1 था। आपके पास एक दूसरा जार है जिसकी मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है? v2 है। आपने क्या किया? दोनों को मिला दिया। ठीक है, सपोज करिए इसमें नंबर ऑफ सल्यूट्स n1 रहा होगा
और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट N2 रहा होगा। यहाँ समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा पिछले टर्न को लेके। यहाँ N1 N2 इस वजह से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर इसमें पानी नहीं, मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग जार्स को लिया है, मतलब एक जार लिया है जिसका मोलैरिटी था M1 और वॉल्यूम था V1, दूसरा मैंने जार लिया जिसका मोलैरिटी था M2 और वॉल्यूम था V2। इस M1 V1 में जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे N1, और ये जो सेकंड जो था M2 V2, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे N2। इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब चलिए, जब हमने आपस में मिलाया तो सपोज, तो यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 हो गया होगा। ये तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम क्या हो गया होगा, V1 प्लस V2 हो गया होगा। इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता और यही मोलैरिटी हमें निकालनी है, और इसी का मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का। मतलब कि हमने एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम V1 था, मोलैरिटी M1 था, दूसरा लिया कंटेनर जिसका वॉल्यूम V2 था, मोलैरिटी M2 था। जिस पहले वाले का नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स N2 थे, और यहाँ पर क्या था आपका, जब दोनों वॉल्यूम को मिला स्वाभाविक सी बात है वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे V1 प्लस V2, लेकिन मोलैरिटी तो ऐड होता नहीं भाई। मोलैरिटी तो ऐसा नहीं कि M1 प्लस M2 हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। तो यहाँ क्या मोलैरिटी होगा, इसी को निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, हम ये मान के यहाँ पे चलेंगे कि N1 और N2 को मिलाने पर जो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, N, ठीक है। ये भी इसका एक तरीका है करने का, लेकिन चलिए यहाँ पे आप मानिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स अगर N1 और N2 को हम जोड़ें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला है, N। तो हमें अब ये निकालना है कि अब इसमें मोलैरिटी होगी क्या। तो देखिए क्या होता है, इसकी मोलैरिटी होती है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यही आपका क्या है, मिक्सचर। M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्या है आपका, यही निकालने का आपका ये तरीका है। देखिए एक चीज़ और समझिए, इसी को मैं दूसरे तरीके से प्रूव कर दे रहा हूँ। हमने क्या माना है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, हमने यही माना है, आपका यही माना है। अगर अभी आप पिछला अगर अब N1 क्या हो जाएगा, M1V1, N2 क्या हो जाएगा, M2V2, और N क्या हो जाएगा आपका, देखिए कैसे आया, N1 क्या हो गया, N1 का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, N1 अपॉन V1, यही तो होता है। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो गया, M1V1, एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू V1 प्लस V2। तो यहां से भी ये फॉर्मूला आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब अगला टॉपिक बच्चे हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। याद ध्यान रखिएगा फर्क है, वो मोलैरिटी था MOLARITY, मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है MOLALITY। वो क्या था, मोलैरिटी था, और ये क्या है, मोलैलिटी है, दोनों फर्क है। वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। चलिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। तो स्मॉल m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फर्क देखिएगा दोनों में, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फर्क है, मैं इसलिए वहां पे मैं बोल रहा था कि कंफ्यूज मत होइएगा। फिर ध्यान दीजिए, वहां पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg। किसमें, मोलैरिटी में। मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये बात क्लियर है। चलिए इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लगा देता हूं क्योंकि काफी कुछ समझा चुका हूं मैंने आपको। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन।
चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए क्यों थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। चलिए हम डायरेक्टली पुट करके आपको समझाते हैं। क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 20 और मोलर मास अभी हमने जस्ट निकाला है क्या होता है NaOH का 40 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 80/100 कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/40 इंटू 100/80, इसे कट जाएगा 4 से 4 कट जाएगा और 5 कट जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे लगता है कि इसका आंसर आएगा 'इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पॉइंट में आएगा, जिसका जो भी आंसर होगा वही होगा, इसका मोलैरिटी होगा। ये 1000 होगा। तो 6.25 आंसर आएगा इसका। तो क्या आ जाएगा 6.5 मोलल। उसको मोलर बोलते हैं, इसको मोलल बोलते हैं, मोलल MOLAL उसको बोलते हैं। वहाँ पे 1 मोलर था 2 मोलर था, ये क्या है 6.25 मोलल है। इसका मतलब ये है कि 1 kg सोल्यूशन में 6.25 क्या होंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, किसके NaOH के। तो यही इसका आंसर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। चलिए एक मिनट कैमरा देख लूं मैं। चलिए दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट। नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी से पढ़ने से पहले हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर हम नॉर्मेलिटी पे आ पाएंगे। नॉर्मेलिटी तो आसान चीज़ होती है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ समझा दूँ। पहले सबसे टर्म आता है इक्विवेलेंट मास। क्या टर्म आता है इक्विवेलेंट मास। समझेंगे क्या है, क्या टर्म है इक्विवेलेंट मास। इसका क्या मतलब होता है समझिएगा पहले। देखिए होता क्या है कि जैसे सपोज करिए N2 + 3H2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2NH3। ये होता है 1 वॉल्यूम, ये होता है 3 वॉल्यूम और ये होता है 2 वॉल्यूम। देखिए हुआ क्या कि अगर आप इस रिएक्शन को देखिए तो इसको आप 1 वॉल्यूम करके हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। सपोज करिए ना, इसको हम ऐसे लिख लें कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 2 मोल ऑफ NH3 बना रहा है। सपोज करिए एक ऐसे कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 2 मोल ऑफ NH3 बना रहा है। चलिए तो देखिए अगर हम इसको देखें तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि 1 मोल N2 3 मोल H2 और क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ NH3। इससे ये दिख रहा है कि ये चीज यानी कि मोल्स जो है वो रिएक्शन को ठीक ठीक डिफाइन नहीं कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि 1 + 3 = 4 बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन बैलेंस भी है तो मोल उसको ठीक ढंग से डिफाइन नहीं कर पाता। ठीक है, या आप ये नहीं बता सकते कि कितने मोल से कितना मोल बनेगा। ठीक है, तो चूंकि मोल से आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितने मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, उस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या इक्विवेलेंट मास। किसी भी रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट मास होता है वो हमेशा सेम होता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जब मोल चूंकि किसी ये रिएक्शन बैलेंस है, N2 इधर 2N है, 2N 6 यहाँ पे 6H यहाँ पे, ये रिएक्शन बैलेंस होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि ये मूल से इसको डिसाइड नहीं कर पा रहा। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने मोल से कितना मोल बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये बात क्लियर है क्यों इक्विवेलेंट मास पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, वही मतलब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट है, अपॉन एक्स।
अब देखिए मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। यहाँ पे एक टर्म आया है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। अब हो सकता है कि एक्स की जगह कहीं कुछ और भी लिखा हो, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, उससे हमें मतलब उससे नहीं है। मैं एक्स पढ़ता हूँ तो हम एक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो एक्स है, तो यहाँ एक्स का मतलब होता है, यहाँ एक्स का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी फैक्टर। ये केवल नाम है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए मैं समझाऊंगा। एक्स जो होता है कई सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो 3 चीजें हैं जहां पे आपको एक्स को डिफाइन करना है। क्या? एसिड, बेस और सॉल्ट। ऑक्सीजन नंबर भी होता है, कि रिडॉक्स में भी होता है, कई सारी चीज़ों में होता है, लेकिन आपको जो 3 चीज़ें पढ़नी है वो होता है एसिड पढ़ना है, बेस पढ़ना है और सॉल्ट पढ़ना है। अब देखिए मतलब क्या है। एसिड का मतलब सपोज करिए H2SO4। अगर इस H2SO4 को मैं बनाऊं तो ये H2SO4 आपको कुछ ऐसे बनता है। ये आपका H2SO4 है, चाहे तो आप लिख लीजिए, काम आएगा। देखिए बैलेंसी फैक्टर एसिड में मतलब होता है कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। अगेन मत कंफ्यूज होइएगा कि सर एसिड में बेस कहां से आ गया, छोड़िए सब कुछ। सिंपल सा एक चीज याद रखिए, एक्स एसिड के लिए एक्स का मतलब होता है कि उसमें कितने H+ आयन निकल रहे हैं। अगर आप H2SO4 को देखिए, अगर आप H2SO4 को देखेंगे तो यहां पे आपको 2 H+ आयंस निकलता हुआ दिखेगा, एक यहां से और एक यहां से। यानी कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर मतलब होता है कि किसी वैलेंसी फैक्टर में एसिड का मतलब ये हुआ कि वहां से कितने H+ आयन निकल रहे हैं। कितने H+ आयन निकल रहे हैं? 2। ठीक है, तो अब देखिए एसिड का मतलब हो गया बेसिसिटी, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ H+ आयंस। अब देखिए जरूरी नहीं है कि H2SO4 में 2 ही H निकलेगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। लेकिन चूंकि अभी हमें उतना डीप नहीं जाना, मैं आपको पहले अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इसलिए अभी हम फिलहाल वही समझेंगे। ऐसा नहीं कि H2SO4 में हमेशा 2 ही H निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता, कभी कभी एक ही H निकलता है। लेकिन अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, अभी केवल हमें अभी थोड़ा सा उतना डीप में नहीं पढ़ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। तो एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस। अब जैसे मैं बोलूं कि बताइए, अब देखिए हो गया। बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ OH- आयंस, जिसको आप एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं, नंबर ऑफ OH- आयन। सॉल्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्या मतलब? देखिए इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल से हम किसी रिएक्शन को पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। फिर इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर का मतलब बैलेंसी फैक्टर को हमको 3 केसेस में पढ़ना है, एसिड में, बेस में, सॉल्ट में। एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस, बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ OH- आयंस, और सॉल्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। 3 चीजें हो गई।